हेलो फ्रेंड्स, क्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे हम उन सभी क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होंगे उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हाँ, याद रखिएगा इस वीडियो के लाइक का टारगेट 20 लाइक रखा गया है। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर भी कीजिए। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का जो आयोजन है वो किस राज्य में किया गया? देखिए, बात करें तो ये हमेशा केरल राज्य में ही किया जाता है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है बोट रेस। ये हमेशा केरल में किया जाता है। पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में कि किस झील में किया गया था, तो आपको ध्यान रखना इस बार झील का नाम पुन्नमदा झील। कौन सा? पुन्नमदा झील। तो अगर आपसे पूछा जाए झील का नाम तो आपको ध्यान रखना है झील का नाम क्या हो जाएगा, पुन्नमदा झील। संस्करण कौन सा है? तो 17वां संस्करण है, 70th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर हम यहाँ पर नेहरू बोट रेस की, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो नेहरू ट्रॉफी है ये नेहरू ट्रॉफी बोट रेस से संबंधित है। एक नेहरू कप होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको एग्जाम में। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की बात करें तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे उन्होंने शुरू किया था, है ना। बात करें यहाँ पर तो जो बोट रेस है ये केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही लंबी-लंबी नावें हैं ये, है ना? सर्पिलाकार सांप के आकार का। तो आपको ध्यान रखना है आमतौर पर जो बोट का आकार होता है वो सांप की तरह ही होता है ना? जो 100 फीट तक लंबी होती है। देख रहे हैं आप कितनी लंबी-लंबी नावें हैं ये। अच्छा, इस बोट रेस को ना वल्लम काली भी कहा जाता है। वल्लम काली का जो अर्थ होता है वो होता है नाव का खेल, है ना? केरल का बहुत ही फेमस है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 54वां संस्करण कौन सा हो गया, यानी 54वें इंसान है मिथुन चक्रवर्ती। कौन? मिथुन चक्रवर्ती, है ना। इनकी पुरानी फ़िल्मों में अक्सर यही होता था हमेशा। ये जो बेचारे थे, हमेशा मतलब इनकी जो फ़िल्में थी पुराने टाइम की वो हमेशा फ्लॉप रहती थी ज़्यादातर, है ना? लेकिन ये एक्टर बहुत अच्छे थे और हर मूवी के अंदर ना मतलब इनके जो सिस्टर होती हैं उनके ऊपर हमेशा अत्याचार होता है। ऐसा मतलब मैंने जितनी भी मूवी देखी है और मूवी के नाम भी बहुत ही अजीबो-गरीब रहते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर हम बात करें मिथुन को तो मिथुन दा ये आपके पश्चिम बंगाल से बिलॉन्ग करते हैं, है ना? और मिथुन चक्रवर्ती डिस्को डांसर, है ना? के नाम से भी जाना जाता है इनको। चलिए तो बात करते हैं, मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट बेटा ये है कि अभी जनवरी 2024 में, याद आ रहा है किसी को? क्या मिला था इनको? पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो जनवरी 2024 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। बात करें अगर यहाँ पर तो ये 54वां है, ये है अवार्ड 2024 में दिया गया, लेकिन ये अवार्ड कौन-सा वाला है तो आपको ध्यान रखना है 2022 वाला ये अवार्ड है, ठीक है? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पिछली बार किसको दिया गया था, तो वहीदा को 53वां यानी कि 2021 वाला दिया गया। आशा पारेख को 2020 वाला यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये इनको दिया गया है 52वां। और 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 वाला जो मिला था वो मिला था किसको? वो 2018 वाला, है ना, यानी 50वां वो मिला था अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ज्यादा नहीं, आप बस ये वहीदा रहमान का ध्यान रखिएगा कि पिछली बार वहीदा रहमान को दिया गया था, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड की। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये जो अवार्ड है इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में इस अवार्ड की शुरुआत होती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार किसको दिया गया है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये पहली बार देविका रानी को दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। और कब दिया जाता है ये जो पुरस्कार दिया जाता है? ये दिया जाता है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाता है। अब जो मिथुन चक्रवर्ती हैं इनको ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? तो अभी जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
जो आपका सम्मान समारोह होगा उसी के दौरान दिया जाएगा। ये कब होने वाला है? तो ये होने वाला है आपका 8 अक्टूबर 2024 में होने वाला है। ठीक है? इस पुरस्कार के अंदर बेसिकली दिया क्या जाता है? तो पुरस्कार के अंदर एक तो 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है, ठीक है? साथ ही साथ एक स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है ना? स्वर्ण कमल पदक दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक शॉल भेंट की जाती है। क्या भेंट की जाती है? एक शॉल भेंट की जाती है। तो ये इस पुरस्कार के अंदर ये चीज़ें दी जाती है। अच्छा, दादा साहेब फाल्के जो अवार्ड है, इनको ना दरअसल ये आप दादा साहेब फाल्के को देख पा रहे हैं। तो दादा साहेब फाल्के जो है ये भारतीय सिनेमा का ना इनको जनक कहा जाता है, ठीक है? और इन्होंने कौन-सी मूवी बनाई थी? तो राजा हरिश्चंद्र एक मूवी है ना? 1913 में रिलीज़ हुई थी ये मूवी और ये बॉलीवुड की पहली मूवी थी, है ना? भारतीय सिनेमा की और यही राजा हरिश्चंद्र मूवी बनाने वाले कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। इन्हीं के सम्मान में ये पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार देविका रानी को दिया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तूफान हेलेना कौन से देश प्रभावित हुआ है? तो तूफान हेलेना से कौन-सा देश प्रभावित हुआ? तो आप यहाँ पर मैप में क्या देख पा रहे हैं? ये अमेरिका का मैप है। किसका? यूएसए, अमेरिका का मैप है ना? अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो फ्लोरिडा वाला तट है, ये वाला जो हिस्सा है ना? आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण-पूर्वी हिस्सा। कौन-सा? दक्षिण-पूर्वी हिस्सा जो है ये अमेरिका का ये वाला जो तट रेखा है, ये जो हिस्सा है, ये प्रभावित हुआ है इस हेलेना तूफान से। अच्छा, ये अटलांटिक जो सागर है, व अटलांटिक महासागर वहाँ से शुरू हुआ था और इसके अंदर ना अभी तक ना 50 लोगों की भी जान जा चुकी है ना, 50 लोग जो हैं, ये मौत के घाट उतर चुके हैं, ठीक है? कहाँ पर? अमेरिका। मैप अमेरिका का देखते ही आप समझ गए होंगे, अमेरिका इसका बिल्कुल सही आंसर है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अमेरिका में ये जो चक्रवात और ये जो तूफ़ान आते हैं ना, इनको किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में, ठीक है? हरिकेन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अभी बीसीसीआई ने नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन है, वो कहाँ पर किया है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जो उद्घाटन किया है, ये उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये जो अकेडमी है, जो राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी है, इसके अंदर टोटल कितनी पिचें हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर 86 पिचें हैं। कितनी? 86 पिच होने वाली कि जिसके ऊपर मैच खेला जाता है, तो 86 पिच आपको ध्यान रखना है। ये लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है? तो 40 एकड़ से भी अधिक क्षेत्र के अंदर ये आपका फैला हुआ है। अच्छा, ये जो नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी है, इसके डायरेक्टर कौन होने वाले हैं? तो वीवीएस लक्ष्मण का नाम ध्यान रखिएगा, ये इसके डायरेक्टर होने वाले हैं। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा-सा बीसीसीआई के बारे में। तो आप ये बीसीसीआई का लोगो देख रहे हैं, है ना? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत के अंदर इंडिया में जो भी क्रिकेट का मैच होता है, उसका मतलब ना कौन मतलब देख-रेख करता है, कौन करवाता है, मैनेज कौन करता है, सब कुछ किसके ऊपर होती है? ये बीसीसीआई करता है। चाहे आईपीएल का मैच हो या घरेलू टूर्नामेंट हो, है ना? इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई है बीसीसीआई की? तो दिसंबर में 1928 में हुई, मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है, वानखेड़े स्टेडियम में, है ना? जो मुंबई में है। रोजर बिन्नी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करूँ तो राजीव शुक्ला इसके उपाध्यक्ष होने वाले हैं और सीईओ हेमांग अमीन है। अजीत अगरकर का नाम आपको ध्यान रखना है, ये मुख्य राष्ट्रीय आपके चयनकर्ता हैं। गौतम गंभीर इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में नए बनाए गए हैं। पुरुष जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच बनाए गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कोच बनाए गए हैं वो अमूल मजूमदार बनाए गए हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन-सा है? तो जो स्वदेशी गायें हैं, है ना? यानी जो देसी गायें हैं, उसको राज्य माता का दर्जा देने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बना है। तो चूँकि ये पहला राज्य है, तो आपको पता है पहला राज्य जब भी होता है तो क्वेश्चन थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो महाराष्ट्र में जो देसी गाय है, उसको राज्य माता का दर्जा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है, जो महाराष्ट्र के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। साथ ही साथ अगर आपको याद हो यहाँ पर तो ये जो गाय है, ये तो हो गया राज्य माता। अभी उत्तर प्रदेश ने किसने? उत्तर प्रदेश ने
जलीय जीव घोषित किया था किसको? गंगा डॉल्फिन को। याद आया किसी को? है ना? जो गंगा डॉल्फिन है इसको उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया। इसके अलावा अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो एक गुजरात के अंदर आपको याद होगा, गुजरात ने घोल मछली थी, घोल मछली को स्टेट फिश घोषित किया है। ठीक है। और अभी किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को क्या घोषित किया था? राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अभी महाराष्ट्र में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसकी हम चर्चा कर लेते हैं ना, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र में, अभी आपने पढ़ा है। तो अभी लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय पोषण माह मतलब सितंबर, पूरा का पूरा जो सितंबर माह होता है ये पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जो राज्य था वो महाराष्ट्र था। प्रधानमंत्री मोदी ने वधावन पोर्ट परियोजना की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी है। यूपीएस जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, जो भी हाल ही में नया लागू किया गया है, उसको लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य है वो महाराष्ट्र बना है ना, इसको लागू करने वाला। तो ये भी ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र ने रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में आपका बिल्कुल लेटेस्ट है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र जो है ये समर्पित किया है। और ये कहां पर है बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र? ये आपका महाराष्ट्र में है। औद्योगिक क्षेत्र होता क्या है? बेसिकली एक ऐसा क्षेत्र दे दिया जाता है, मतलब उसको बना दिया जाता है जहां पे सिर्फ और सिर्फ उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, है ना, यही सब वहां पर क्या करती हैं, वहां पर यही सब चीजों का निर्माण होता है, वहां पर यही सब चीजें स्थापित की जाती हैं। वहां पर जैसे रहने के लिए ये सारी चीजें वहां पे ऐसे अवेलेबल नहीं होती, सोसाइटी नहीं होती, है ना। तो आपको ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र होता है, वहां पे सिर्फ उद्योग धंधे विकसित किए जाते हैं। ठीक है। तो बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? देखिए अग्निवीरों को तो आरक्षण जगह जगह पे मिल ही रहा था, लेकिन अभी पूछा जा रहा है पहली प्राइवेट कंपनी, कोई भी चीज पहली हो जाए तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है ये आपकी पहली कंपनी है ना, पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने क्या किया है, जिसने जो अग्निवीर है उनको क्या दिया है, नौकरी में आरक्षण। ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना, ये क्रूज मिसाइल बनाती है ना, जो ब्रह्मोस मिसाइल बनता है ना रूस और भारत के सहयोग से, वो यही कंपनी बनाती है ना। अब इसके अंदर जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, टेक्निकल एंट्रीज के अंदर 15% का आरक्षण दिया जाना है, और जो सिक्योरिटी और जो प्रशासनिक जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट होंगी, है ना, जो सिक्योरिटीज के लिए, उनको 50% का आरक्षण दिया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, 2024 में आईफा अवार्ड समारोह में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? देखिए 2024 में कौन सा संस्करण हो रहा है? 24वां संस्करण हो रहा है। 2024 में आईफा अवार्ड समारोह, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था कि 2025 में जो 25वां संस्करण है उसकी भी घोषणा हुई है, और ये कहाँ पर? ये आपके जयपुर राजस्थान में। कहाँ पर? जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा 2025 में। और अभी इस 2024 वाले का जो आयोजन हुआ है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। और बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो एनिमल जो है ये बेस्ट फिल्म है। एनिमल आप सभी लोगों ने हो सकता देखी हो इस मूवी को, है ना। अब इस एनिमल मूवी के अंदर 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसी एनिमल मूवी के ना कुछ लोगों को और अवार्ड मिला है। पहला तो बेस्ट फिल्म, इसके अंदर ना आपको ध्यान रखना सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड जो मिला है, सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है, इसमें अनिल कपूर को दिया गया था। इसी मूवी के अंदर अनिल कपूर ने काम किया। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है, इसी मूवी के अंदर नेगेटिव रोल करने के लिए जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो बॉबी देओल को दिया गया है। किसको दिया गया है? बॉबी देओल को। तो ये तो 3 चीजें याद हो गई, बेस्ट फिल्म हो गई, सपोर्टिंग एक्टर हो गए, और नेगेटिव रोल, तीनों में किसको? एनिमल मूवी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। जैसे बात करते हैं कि अभी 2024 में जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। बेस्ट फिल्म आपको ध्यान रखना है एनिमल हो गई। बेस्ट एक्टर की बात करें अगर तो शाहरुख खान, है ना, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शाहरुख खान को ये बेस्ट एक्टर, ये आप देख रहे हैं रानी मुखर्जी को ये बेस्ट एक्ट्रेस,
और ये आप देख रहे हैं डायरेक्टर यानी कि विधु विनोद चोपड़ा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनकी फोटो लगा दी है। एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर तीनों ध्यान रखना है आपको, है ना। तो बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे रानी मुखर्जी इस मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा 12th फेल मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद बेस्ट सिंगर, ये दोनों अगर आप नहीं भी याद करेंगे ना तो भी चल जाएगा। जो क्वेश्चन पूछने के जो चांसेस हैं वो यहाँ ऊपर इतने में से बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं भूपेंद्र बब्बल, अर्जन वैली जो इन्होंने गाना गाया था ये आपका एनिमल मूवी के अंदर। फिर एक छलिया है शिल्पा राव, ये बेस्ट महिला सिंगर है। बस आपको ऊपर का ये जो 5-6 पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों छोड़ देंगे तो भी चलेगा, यहाँ से चांसेस कम है पूछने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नासा और स्पेस एक्स ने आईएसएस यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय स्पेस जो स्टेशन है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर फंसे अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम और बुच विल्मोर, दो अंतरिक्ष यात्री आपको ध्यान रखना है। इनको वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो अभी पहली चीज तो ये है क्या चीज, आखिर मुद्दा क्या है इसको समझ लीजिए। देखिए ये दोनों जो आपको दिख रहे हैं ये है सुनीता विलियम्स, ये भारतीय मूल की हैं, और ये हैं आपके बुच विल्मोर। इन दोनों लोगों ने क्या किया था, ये पिछले 5 महीने से, कब से, 5 मंथ से फंसे हुए हैं। कहां पर, अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं, है ना। दरअसल 5 जून को ये, कब, 5 जून को ये बोइंग कंपनी की, है ना, बोइंग कंपनी की एक स्टार लाइन एयरक्राफ्ट थी। क्या थी, स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट। इस स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट से ये लोग कहाँ गए थे, स्पेस स्टेशन में गए थे। अब हुआ क्या कि ये जो स्टार लाइनर है इसके अंदर हीलियम गैस का रिसाव होने लगा। अब हीलियम गैस का रिसाव हो रहा है मतलब अगर ये लोग वापस आएंगे तो सीधी सी बात है आग लगने का खतरा रहेगा, है ना। तो वापस आना तो बहुत खतरनाक है। तो नासा ने बोला कि नहीं, कोशिश वहीं पे करो ठीक करने की। उसके बाद ये जो बोइंग कंपनी की स्टार लाइनर थी स्पेसक्राफ्ट, इसको ठीक करने की कोशिश की गई लेकिन ये ठीक नहीं हो पाई। तो ये लोग वापस नहीं आ पा रहे थे, है ना। फिर क्या हुआ कि नासा और स्पेस एक्स ने इन दोनों लोगों को लाने के लिए क्रू 9 मिशन जो है इसको लॉन्च किया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्रू 9 मिशन आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पोलरिस डाउन मिशन, ये स्पेस एक्स का मिशन था, है ना। स्पेस एक्स का पोलरिस डाउन, इसमें क्या था, इसमें जो अंतरिक्ष मतलब किसी को अगर अंतरिक्ष में जाकर के चहलकदमी करनी है, स्पेस वॉक करना है, तो ये काम कौन करवाएगा, ये स्पेसएक्स करवाएगा। उसके लिए इसने ये मिशन लॉन्च किया है। एक एक्सियोम 4 मिशन आपको ध्यान रखना, ये किसका है, ये नासा और इसरो का, नासा और इसरो का संयुक्त क्या है, ये एक मिशन है जिसके अंदर ये अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने के लिए, और इसमें भारतीय भी हमारे जा रहे हैं, है ना, वो आपको ध्यान रखना, शुभांशु का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू किए गए तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। दरअसल ये जो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, जो छात्रा है ना, मतलब खास करके अगर हम बात करें यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स होते हैं, खास करके छात्रों के लिए, छात्राओं नहीं ये छात्रों के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिएगा, खास करके छात्रों के लिए, मतलब सभी बच्चे हैं इसमें, ऐसा नहीं सिर्फ लड़कियों के लिए है ये। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण जो है ये इसका उद्देश्य है, जो भी हाल ही में तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसका नाम क्या है मिशन का, सॉरी इस योजना का, इस कार्यक्रम का नाम क्या है, तेलंगाना दर्शनी। एक और क्वेश्चन देखिए, उदय निधि स्टालिन का मतलब इनको ना, ये उदय निधि जो स्टालिन है इनको किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो स्टालिन सरनेम देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन, उन्हीं की ये कौन है, ये बेटे हैं, है ना। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्हीं के बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, पहले तमिलनाडु को देखिए। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई। मुख्यमंत्री कौन, एम के स्टालिन, और इन्हीं के बेटे हैं जो उप मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल आर एन रवि का नाम आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो हिस्सा है तमिलनाडु सबसे नीचे, है ना। पड़ोसी राज्य की बात करें तो ये केरल है, ये आपका कर्नाटक है, और ये आपका आंध्र प्रदेश है। बात करें यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके
एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। स्टैटिक जीके की बात करें तो एक पूछा जाती है प्रमुख जनजातियां पूछी जाती है, और ये कई बार पूछा गया है ना। तो कोटा और टोगा, बड़गा, ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, ये तमिलनाडु की जनजातियां हैं, है ना। झील आपको ध्यान रखनी, एक तो पुलिकट झील आपको ध्यान रखनी है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ आपको, कोडई कनाल एक झील बहुत फेमस है, कोडई करनाल झील, ये झील भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऊटी अगर पूछा जाए आपसे, ऊटी झील, तो ये आप क्या कहेंगे, कहाँ पर, ये आपका इसके अंदर तमिलनाडु में है। एक चेम्बरम बक्कम, चेम्बरम बक्कम झील जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। अच्छा, यहीं पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो एक मीनाक्षी मंदिर काफ़ी फेमस है यहाँ पे, है ना। अगर पूछा जाए मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है मीनाक्षी मंदिर जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। परमाणु संयंत्र की बात करें तो 2 परमाणु संयंत्र अक्सर पूछा जाता है। एक कलपक्कम के बारे में पूछा जाता है, एक कुडनकलम, कुडनकुलम। ये 2 जो हैं परमाणु संयंत्र आपको ध्यान रखना है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अच्छा, रामसर साइट की बात करें अगर हम, तो सर्वाधिक रामसर साइट जो है वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। कुल रामसर साइट कितने हैं, 85 हैं अभी वर्तमान में, ये भी ध्यान रखिएगा। सेवरॉय की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो सेवरॉय की जो पहाड़ियाँ हैं, ये आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। तो सेवरॉय की पहाड़ियाँ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोदा बेटा। क्या नाम है, दोदा बेटा। ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तमिलनाडु की। तो कुछ तमिलनाडु से चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें नेशनल पार्क की, तो मैं नेशनल पार्क के नाम बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट कौन सा है। एक गुइंदी नेशनल पार्क है ना। एक मुकुर्थी नेशनल पार्क है। एक आपको ध्यान रखना है मुद्दुमलाई और मन्नार मरीन की खाड़ी, ये पूछा गया था अभी कुछ दिन पहले ही, मन्नार मरीन की खाड़ी, है ना। ये एक नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में पर्यटन मंत्रालय ने कितने गांवों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए हैं। अब देखिए, इसके अंदर ना, ये जो पुरस्कार प्रदान किया गया है ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आपको बन जाएगा, पर्यटन मंत्रालय ने। श्रेणियां आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है कितनी श्रेणियां, 8 श्रेणियां ध्यान रखनी है। और टोटल इन 8 श्रेणियों में गांव कितने हैं, तो 36 गांव आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए 36 के 36 गांव के नाम आपको याद करना वैसे भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मतलब याद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं, मतलब यानी कि जिस स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस स्टेट का जरूर जरूर याद करने जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन सी 8 कैटेगरीज है और उसके बाद कौन कौन से 36 गांव हैं, ठीक है। तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्विक स्टडी मटेरियल नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है इसका दिया हुआ है, और वहां से डाउनलोड करके आप ये जितनी भी चीजें हैं एक्स्ट्रा, मतलब ये जो आपके 36 गांव हैं, आप इसको आराम से बैठ करके देख लीजिएगा। तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन प्रतियोगिता 2024 में 36 गांवों को क्या किया गया है, 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया। कौन कौन सा, पहला श्रेणी कौन सा है, साहसिक पर्यटन, दूसरा कृषि पर्यटन, तीसरा समुदाय आधारित पर्यटन, चौथा शिल्प यानी क्राफ्ट हो गया, हेरिटेज हो गया, पांचवा विरासत यानी कि, है ना, जिम्मेदार पर्यटन, छठवां, सातवां आध्यात्मिक और कल्याण, और आठवां वाइब्रेंट विलेज। अब इन सभी में कौन कौन से गांव हैं एक बार देख लीजिए। साहसिक पर्यटन श्रेणी यानी एडवेंचर टूरिज्म में, है ना, धुधमारस हो गया, अरू, कुतपुर। ये देखिए, ये आपको क्या करना है, जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने जा रहे हो तो छत्तीसगढ़ वाला याद कर लीजिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश का, हाँ, इसके अंदर उत्तर प्रदेश का ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेगा जो अभी एग्जाम में पूछने के चांसेस आपके रहेंगे, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर हो, आरओ एआरओ का पेपर हो, है ना। तो यहाँ पर ये सारे गांव जो हैं 36 के 36 गांव मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। आप क्या कीजिएगा, इसमें से वो गांव जो है आप अपना जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये पूरा महादेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ज्यादा नाम, मतलब उत्तर प्रदेश में एक ही नाम आपको ये दिख रहा है ना, ये एक ही नाम है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी आपके और भी इसमें से आप देख लीजिएगा, बहुत सी चीजें हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यूपी में भी एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके लिए इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
याद हो जाएगा। चलिए लास्ट क्लास के अंदर मैंने है ना एक क्वेश्चन पूछा था, आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको, है ना, पीडीएफ ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? ठीक है, इस बार ऐसा हुआ किसी ने आंसर ही नहीं दिया है, कमेंट बॉक्स में किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है। हो सकता है किसी ने वीडियो देखा ही ना हो, है ना, पर लेकिन अगर आप वीडियो नहीं भी देखेंगे तो भी कोई बात नहीं, मैं कंटेंट ऐसे ही तैयार करता रहूंगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा, ठीक है। 20 लाइक का टारगेट, पता नहीं ये 20 लाइक कब जो है बनेगा, है ना, कब ये कंप्लीट होगा। भाई आपके लाइक से क्या होता है, टीचर को ना मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, वो मोटिवेट होता है और भी अच्छी से अच्छी चीजें लाने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पिछली बार जो ये मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका सही आंसर क्या था, पुणे एयरपोर्ट, है ना। फिर उसके बाद बात करते हैं, आज जो आपका एक छोटा सा क्विज है ना, आज जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। अभी तक जो प्रधानमंत्री थे वो फूमियो किशिदा थे, लेकिन अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि नए प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनाए गए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लाइक का जो टारगेट रखा गया है, मात्र 20 लाइक का टारगेट रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, इसे जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर भी दीजिएगा।